हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल साथी विनय शर्मा चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो वैदिक काल रहने वाला है। और वैदिक काल में हम देखेंगे आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक किस तरीके से आयाम जो थे वो विद्यमान थे, ये वो रहते थे। और किस तरीके से अगली आपको कुछ जो चीज़ें हैं उसमें पता चलेगा कि किस तरीके से उत्तर वैदिक काल से जो है जो वैदिक काल से लेकर उत्तर वैदिक काल तक किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ों में बदलाव आया। और वो बदलाव के आधार आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक आयाम रहेंगे। तो अगर हम बात करें तो क्वेश्चन जो है इसमें प्री और मेंस दोनों में पूछा जा सकता है, चाहे वो यूपीएससी हो या पीसीएस का हो, या फिर आप अगर नेट का पेपर देते हैं तो उसमें भी ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर किसी भी तरीके से, क्योंकि आप देखेंगे तो 2024 में भी डायरेक्ट क्वेश्चन आया था वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में आए आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक परिवर्तनों के बारे में बताइए। तो इस तरीके से जो है वो क्वेश्चंस बन जाते हैं इनके आयामों पर आधारित, परिवर्तन पर आधारित, या फिर किसी भी तरीके के कोई भी पर्टिकुलर चेंज के आधारित। ठीक है, और समकालीन आधारित भी पूछा जा सकता है कि वैदिक काल का जो है वो समकालीन व्यवस्था में किस तरीके से बदलाव है या किस तरीके से जुड़ाव है। तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो आर्थिक आधार के ऊपर बात करेंगे, हम आर्थिक आधार पर बात करेंगे। तो अगर हम वैदिक काल में देखें तो अर्थव्यवस्था का जो मूल था वो था पशुपालन। पशुपालन, ठीक है, यहाँ पर अर्थव्यवस्था का जो मूल था वो क्या था, बेसिक्स जो थे वो क्या था, पशुपालन था। साथ ही साथ यहाँ पर जो मवेशी होते थे या जो गाय, ठीक है, गाय गाय जैसे, क्योंकि अब जब पशुपालन की बात हो रही है तो यहाँ पर हमें देखिए बहुत सिंपल क्लियर रहना है। यहाँ पर हम वर्ड टू वर्ड बात करेंगे, ठीक है, वर्ड टू वर्ड बात करेंगे। यहाँ पर मैं कोई आपको लंबे लंबे लेक्चर या फिर कोई बहुत बड़ी थीसिस के आधार पर कोई बात नहीं करने वाला है। यहाँ पर मैं बिल्कुल शॉर्ट में बात करूँगा। जिसको शॉर्ट में टू द पॉइंट आंसर्स लिखने हो, यूपीएससी में, पीसीएस में या नेट में उसको मार्किंग करनी हो, डायरेक्ट क्वेश्चन जहाँ से मिलने हो वही इस वीडियो को देखें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा हंसी मजाक वाला या फिर बहुत ज़्यादा जो है मोटिवेशनल वीडियो टाइप का नहीं होगा। पढ़ाई का चैनल है, टॉपिक पढ़ाई से रिलेटेड है, डायरेक्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो वो डायरेक्ट ही बात की जाएगी। ठीक है, आपका बेस होना चाहिए इसको समझने के लिए। अगर आपने एक भी बार एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, अगर आपने वैदिक काल के बारे में कुछ जानते ही नहीं है और सोचे कि इस वीडियो से आप एकदम वैदिक काल के मास्टर बन जाएंगे, तो भैया ऐसा नहीं होने वाला। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम टू क्विट दिस चैनल। ठीक है, अदरवाइज अगर आपने वैदिक काल के बारे में बेसिक्स को पढ़ा है कि वैदिक काल क्या है, ठीक है, वैदिक काल में कौन कौन से ग्रंथ आए, कौन वैदिक काल कहाँ से स्टार्ट होता है, वैदिक काल का समय क्या है, इससे पहले कौन सा काल था। अगर 1500 मैंने यहाँ पर ईसा पूर्व लिखा है या ईसवी पूर्व लिखा है तो मैंने 1500 क्यों लिखा है, इससे पहले क्या था। अब मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि भैया इससे पहले जो है वो हड़प्पा सभ्यता थी, ठीक है, 2700 से लेकर लगभग 1500 तक जो मानी गई हड़प्पा सभ्यता थी, क्योंकि फिर वो हड़प्पा सभ्यता में खो जाने वाली बात होगी। हम यहाँ पर वैदिक काल के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपको वैदिक काल के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो 6th क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री की आप पढ़ लीजिए, ठीक है, कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आइए, चैनल पर आइए, टॉपिक पर आइए, इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में आपको आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक आधार पर पता चलेगा कि किस तरीके से आप जो है वो अपनी डायरेक्ट टू द पॉइंट आंसर राइटिंग कर सकते हैं। बैक टू द टॉपिक वापस आते हैं। तो आर्थिक आयाम पर देखें तो पशुपालन मुख्य था, ठीक है, पशु आधारित, पशुपालन आधारित जो थी यहाँ पर अर्थव्यवस्था थी, जिसमें गाय को सबसे प्रमुख माना जाता था और इसी को गौधन भी बोला जाता था। ठीक है, गाय को ही यहाँ पर जो है पाला जाता था, क्योंकि अन्नदा वनदा नाम से पशुओं को पाला जाता था। इन्हीं को अन्नदा और वनदा बोला जाता था, जो आगे जाके वैदिक धर्म बौद्ध धर्म में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसी के साथ अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पर गौधन को या गाय को गवेषणा भी बोला जाता था। ठीक है, गवेषणा नाम से भी गाय को माना जाता था कि गाय का अन्य नाम जो था, यहाँ पर गाय पालन का जो अन्य नाम था वो क्या था भाई, गवेषणा। और यहाँ पर गाय के लिए युद्ध व्यवस्था थी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर
पशुधन बोला जाता था कि जो गाय है वो क्या है भाई, पशुधन है। और धन को अगर कोई चोरी करेगा या कोई उसके ऊपर हानि करेगा तो क्या होगा भाई, युद्ध होगा। तो यहाँ पर जो थी वो गाय के लिए युद्ध के कहीं ना कहीं परिणाम जो है हमें प्रमाण भी देखने को मिलते हैं। आगे बात करते हैं, यहाँ पर मुख्यतः जो थे वो व्यापार भी था और कुछ मुख्य व्यापारी और उनके जो है इम्पोर्टेंट टर्म्स को देख लेते कि कौन सा जो व्यापारी था या कौन सा जो मुख्य आधार था व्यापार का, और कौन लोग थे जिनको क्या बोला जाता था वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर बढ़ई की बात होती है, क्योंकि भाई भौतिकवादी थे, भौतिकी से बात करते थे, भौतिकी का इस्तेमाल करते थे। भौतिक मतलब जो हमें डायरेक्ट ज़मीन से, पृथ्वी से हमें जो भी चीज़ें मिलती हैं, जो भी हमें संसाधन मिलते हैं, उनका उपयोग किया करते थे। तो इसलिए यहाँ पर बढ़ई जो था वो एक मुख्य व्यापारी जो आप कह सकते हैं कि एक तरीके से वर्ग था। और इनको क्या बोला जाता था भाई, व्यापारियों को तक्षण बोला जाता था। क्या बोला जाता था भाई, तक्षण बोला जाता था। वहीं अगर हम बात करें आगे सूदखोर के बारे में, जो फाइनेंस वगैरह का काम किया करते थे, ठीक है, जिनका नगदी का काम हुआ करता था, उनको क्या बोला जाता था, बेकनाट वगैरह बोला जाता था। ठीक है, क्या बोला जाता था भाई, बेकनाट वगैरह बोला जाता था। सही। वहीं आगे बात करें तो जो अन्य व्यापारी होते थे उनको कर्मकार, पणी, ये सब भी नाम उनके दिए गए थे। वहीं आगे बात करें तो आर्थिक व्यवस्था में पशुपालन तो मुख्य था ही, साथ में कृषि भी हमें देखने को मिलती है कि वो कृषि में भी काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व थे। और कृषि में अगर हम देखें तो मुख्यतः जव, कई जगहों पर आपको जाव भी मिलेगा जिसको हम जौ के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो है वो गेहूं का उत्पादन भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, वहीं अगर कृषि की आगे बात करें, क्योंकि देखिए यहाँ पर हर एक टर्म इम्पॉर्टेंट है। आर्थिक में सिर्फ पशुपालन, गाय, व्यापार, ये आपका हर एक वर्ड इम्पॉर्टेंट है। जैसे गाय के लिए जो युद्ध होते थे उनको क्या बोला जाता था, तो गवेषणा हो गया। व्यापार में बढ़ई को क्या बोला जाता था भाई, तो तक्षण हो गया। सूदखोर को क्या बोला जाता था, बेकनाट हो गया। तो हर एक वर्ड इम्पॉर्टेंट है, हर एक मतलब इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वहीं आगे बात करें तो जो कृषि होती थी कहाँ होगी भाई, खेतों में होगी, खेत में होगी। तो जो जुते हुए खेत होते थे उन्हें उर्वरा नाम से जाना जाता था। ठीक है, जो जुते हुए खेत होते थे उनको क्या बोला जाता था, उर्वरा बोला जाता था। वहीं जो जुती हुई नालियाँ, जो खेतों में बनाई जाने वाली नालियाँ या क्यारियाँ होती थी, उनको क्या बोला जाता था भाई, सीता बोला जाता था। क्या बोला जाता था, सीता। ये कौन क्या होती थी भाई, ये आपके बेसिकली जो जुते हुए नालियाँ, खेत की जो नालियाँ हुआ करती थी उनको सीता बोला जाता था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ अगर आगे बात करें तो खेत में भाई जो अगर जुताई के लिए, बुआई के लिए अगर एक इस चीज़ का इस्तेमाल होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, हल कहते हैं। तो हल का क्या नाम था भाई, हल को बोला जाता था सीर। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, व्यापार किस चीज़ में होता था भाई, तो सिक्कों में भी कई जगहों पर व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं। और सिक्कों को उस समय में निष्क बोला जाता था। क्या बोला जाता था भाई, निष्क। सिक्कों को उस समय पर क्या बोला जाता था, निष्क बोला जाता था। तो इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गई आर्थिक बात। अब हम आगे बात करते हैं, यहाँ पर धार्मिक आधार पर बात करते हैं कि धार्मिक आधार पर क्या जो थे वो आयाम थे वैदिक साहित्य, वैदिक धर्म के। तो अगर धर्म की बात करें तो भौतिकी पर आधारित था। ये हमने पहले भी बात की कि भौतिक जीवन पर आधारित था। मतलब जो हमें संसाधन सीधे जो है हमारे एनवायरनमेंट से, वातावरण से मिलते हैं, उसको हम भौतिकी कहते हैं। तो भौतिक जीवन से आधारित जो था, यहाँ पर धार्मिक जो रीति रिवाज थे वो माने जाते थे। और मुख्य जो इनके देवी देवता हुआ करते थे उनमें वरुण, इंद्र, अग्नि, सोम। ठीक है, वरुण, अग्नि, इंद्र, सोम,
ये मुख्य थे। एक सूर्य देव की भी यहाँ पर कहीं ना कहीं बात होती है। तो ये मुख्य थे, जिनमें जो वरुण होते थे इनको ऋतीय मतलब ऋतु लाने वाले, और जो अग्निदेव थे, अग्निदेव को जाति वेदम बोला जाता था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर बात करें तो बलि प्रथा की भी यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाता है कि बलि प्रथा की भी जो मुख्यतः जो तत्व हुआ करते थे वो यहाँ पर जुड़े होते थे। साथ ही साथ जो है कुछ युद्ध वगैरह किए जाते थे, राजाओं के द्वारा किए जाते थे, तो वो हम आगे बात करेंगे किस तरीके से जो है वो कौन से युद्ध हुए, किन चीज़ों के लिए युद्ध हुए, वो आगे बात करेंगे। तो आगे बात करेंगे अगर राजनीतिक आधार पर या एडमिनिस्ट्रेशन टर्म में अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर देखेंगे कि इकाइयों में या फिर कबीलाई, तो कबीलाई समाज था, और कबीलाई का जो प्रमुख हुआ करता था, मतलब कबीले का जो प्रमुख हुआ करता था, यहाँ पर प्रमुख के आधार पर बात करती थी, यहाँ पर राजाओं के बारे में बात की जाती थी। ठीक है, या जो परिवार है उसके बारे में बात की जाती थी। तो इस तरीके से यहाँ पर कबीलाई समाज के बारे में भी बात की जो है काफ़ी ज़्यादा मिलती है। तो जो इसका जो राजा हुआ करता था उसको जन जन या विश भी बोल दिया जाता था। जन या विश बोल दिया जाता था। जो कबीलाई जो राजा हुआ करते थे, जो कबीलाई के जो मुख्य प्रमुख हुआ करते थे, उनको जन या विश भी बोल दिया जाता था। साथ ही साथ यहाँ पर परिवार के जो मुखिया हुआ करते थे या समुदाय के जो मुखिया हुआ करते थे उनको कुलप कुलप नाम से भी जाना जाता था। ये कौन होते थे भाई? मुखिया होते थे। ठीक है, कुल के मुखिया। ठीक है, कुल के मुखिया को क्या बोला जाता था भाई? कुलप बोल दिया जाता था। वहीं अगर अब आगे बात करें तो जो राजा का चयन होता था, तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं संघवाद, फेडरलिज्म भी देखने को मिलेगा कि जो राजा का जो चयन होता था ये सभा के द्वारा होता था। ये वही सभा थी जो पारिवारिक सभा, जो एक पूरे कबीले की सभा जो हुआ करती थी, उसमें से डिसाइड किया जाता था कि भाई राजा कौन होगा। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें तो इसी सभा में स्त्रियों की भूमिका अधिक थी। स्त्रियों की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी, बहुत इंपॉर्टेंस यहाँ पर जो थी वो महिलाओं की रहा करती थी। तो आप ये देख सकते हैं कितना ज़्यादा एक तरीके से इक्वालिटी की बात यहाँ पर की जा रही है, एक तरीके से समानता के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, किस तरीके से जो है वो परिवार, कुल, ग्राम, मुखिया, ये सब जो है वहाँ पर एक जहाँ पुरुष की जितनी जो है बात रखी जा रही है, वहाँ पर उतनी ही बात किसकी रखी जा रही है? महिला की भी रखी जा रही है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई। और वहीं अगर हम बात करें आगे तो यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है वो भी आपको देखने को मिल सकता है कि यहाँ पर जैसे 2025 में क्वेश्चन आया है कि नदियों के बारे में, नदी के उनके स्थान के बारे में भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो उसके बारे में भी एक बार हम फटाफट देख लेते हैं। ठीक है, फिर हम आगे इसको कंक्लूड करेंगे। तो अगर नदी की बात करें तो यहाँ पर जो काबुल थी, काबुल नदी, उसको क्या बोला गया भाई? कुंबा। ठीक है, वहीं आगे अगर हम बात करें रावी की, रावी नदी की, तो यहाँ पर उसको क्या बोला गया? परुष्णी। ठीक है, क्या बोला गया भाई? परुष्णी। कई जगहों पर परुष्णी भी मिलता है, कई जगहों पर परुष्णी मिलता है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। वहीं अगर बात करें गंडक, गंडक, सतलज, तो इन नदियों को क्या बोला जाता है? जैसे गंडक है, गंडक को सदानीर, गंडक को सदानीर, और सतलज को शुतुद्री नाम से जाना जाता था। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस नदी का क्या नाम था। वहीं कुछ और नदियां भी हैं, जैसे व्यास है, व्यास है, झेलम है, चेनाब है, शतलुज हो गई है। ठीक है, शतलज हो गई है, शतुद्री नाम था जिसका। ठीक है, तो व्यास देखे तो विपाशा हो गया, विपाशा हो गया, झेलम को विस्तृता हो गया,
झेलम का विस्तृता हो गया और चेनाब का अस्किनी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आर्थिक आधार पर बात आ जाए, धार्मिक आधार पर बात आ जाए, राजनीतिक आधार पर बात आ जाए, तो आपके पास सिर्फ कुछ वर्ड्स होने चाहिए, सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स होने चाहिए, और इस वर्ड के आधार पर बेसिस पे आप अपना पूरा पूरा जो है वो 150 वर्ड्स तक आंसर इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, 10 से 15 मार्किंग का जो क्वेश्चन है वो आप इजीली यहाँ पर लिमिटेड टाइम पीरियड में अटेंड कर सकते हैं। ये खासतौर पर हिंदी मीडियम वालों के लिए, क्योंकि भैया लिखने में ना काफ़ी टाइम निकल जाता है। जैसे अगर इसी को हम पूरा वर्डिंग में डालें, सेंटेंस में डालें, वाक्य में डालें तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसलिए इंग्लिश मीडियम वाले तो ये करते हैं, टू द पॉइंट बात करते हैं, टू द पॉइंट जो है टर्म्स ऐड हो जाती है और उनको फिर आगे सर्कुलेट कर दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर देखें तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट जो रह जाएगा वो क्या रह जाएगा भाई, कि एक वर्ड के बेसिस पे आपने पूरा आंसर जो है वो क्या किया, सेट कर दिया, पूरा एक वर्ड बनाया और उस वर्ड के आधार पर वो पूरा का पूरा आंसर बन गया। तो यहाँ से आप सिर्फ एक वर्ड से याद रखना है, अपने नोट्स में ऐड करने हैं इन वर्ड्स को, और क्या कर देना है भाई, पूरा आंसर आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम बात करेंगे उत्तर वैदिक काल में क्या परिवर्तन आए आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक आधार पर। ठीक है, कि उत्तर वैदिक काल में किस तरीके से वो बदलाव हो जाता है। आगे आपको कोई भी डाउट आता है, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। सिविल साथी विनय शर्मा के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस पर आपको इसकी पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप चाहें तो आप मुझे डायरेक्ट मेल और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं किसी भी तरीके के डाउट के लिए। तो आज के लिए इतना ही। और अच्छी वीडियोस के लिए और आगे जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं सिविल साथी विनय शर्मा को। थैंक यू वेरी मच।